हेलो क्लास 12th में मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 3 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2। लास्ट में हमने ओम्स लॉ वगैरह पढ़े थे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम किरचॉफ लॉ के बारे में बात करेंगे। किरचॉफ नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस लॉ को इसलिए डिस्कवर किया बिकॉज जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तब उसमें बहुत सारे क्रिटिकल पोजीशन आते हैं जहाँ पर हमको डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप के कंजक्शन बनाने पड़ते हैं, जंक्शंस लेना पड़ते हैं। तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने अपना 2 नियम दिया, ठीक है, 2 रूल्स दिए उन्होंने। वो रूल्स क्या क्या थे तो हम उसके बारे में अभी डिटेल से इसमें बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ जो होता है उसे हम या तो जंक्शन लॉ बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ करंट बोलते हैं, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है करंट के किसी जंक्शन में आने और जाने पर, ठीक है। तो ये लॉ एक्चुअली में है क्या? अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के जंक्शन में करंट आ रहा है और जा रहा है डिफरेंट वे में, तो उनका टोटल एल्जेब्रिक सम जो होता है वो ऑलवेज भी ज़ीरो होता है। याद रखिएगा, टोटल एल्जेब्रिक सम इज ऑलवेज बी ज़ीरो इन ए जंक्शन ऑफ ए सर्किट, ठीक है। और ये भी बता दूं कि यह लॉ जो है वो चार्ज कंजर्वेशन लॉ से कंफर्टेबल है, मतलब उसका रूल्स को ओबे करता है। ये क्या होता है ये बता देता हूँ। ये मान लेते हैं कि हमारा एक सर्किट है जिसका एक जंक्शन O है, जिसमें कुछ करंट अंदर आ रही है, कुछ करंट बाहर जा रही है। हमेशा याद रखना कि जो इनकमिंग करंट होता है वो पॉजिटिव होता है और जो आउटगोइंग करंट होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमने कहा कि अलजेब्रिक सम 0 होता है, तो अलजेब्रिक सम में प्लस माइनस सबको लेते हैं। ये I1 पॉजिटिव है, I2 नेगेटिव है, I3 नेगेटिव है, I4 पॉजिटिव, I5 भी पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि अंदर आ रहा है, ठीक है। सो I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू 0। जब हम इसको चेंज करेंगे तो I2 और I3 को तो एक तरफ भेज देंगे, सॉरी ये थोड़ा सा गलत कर गया, प्लस I5, ठीक है। सो टोटल एल्जेब्रिक सम तो 0 हो गया, बट इनकमिंग और आउटगोइंग करंट का जो टोटल वैल्यू है वो इक्विवेलेंट है, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ को ओबेइंग करता है, ठीक है। तो ये है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जिसमें जंक्शन लॉ हमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आने जाने वाले करंट के रिस्पेक्ट में इसका कैलकुलेशन होता है। नेक्स्ट, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ के सेकेंड लॉ को हम लोग वोल्टेज लॉ या फिर लॉ ऑफ लूप कहते हैं। मीन्स यह सिर्फ क्लोज्ड लूप पे ही वर्क करता है, और हम सभी जानते हैं कि आजकल के जो सर्किट्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्लोज लूप होते हैं, तो उसको समझना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए किरचॉफ ने अपने सेकेंड लॉ को बनाया। उन्होंने ये बताया कि अगर कोई क्लोज्ड लूप है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लोज्ड लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मीन्स उस क्लोज सर्किट में जितने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क करते रहते हैं उनका एल्जेब्रिक सम लें, तो वो एल्जेब्रिक सम जो होता है उसी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है उन दोनों के प्रोडक्ट के सम, यानी कि एल्जेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होता है। मीन्स यहाँ पर पोटेंशियल को हम लोग करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट कर रहे हैं। तो लूप में जितना भी आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा उतना ही उसके जो फ्लोइंग ऑफ करंट और रेजिस्टेंस है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट एक दोनों बराबर होगा, ठीक है। और ये जो लॉ है ये एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ओबेइंग करता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा अच्छे से सर्किट से समझें, बाकी मैंने इसको पुश कर दिया है, देखिए आप लोग भी पुश करके इसको उतार लीजिएगा, ये आपका डेफिनेशन है और इसको समझते हैं। यहाँ मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है, बट यहाँ पर मैंने एक नंबर्स कर दिया ABCDEF, ठीक है। यहाँ पर E1 जो है हमारा एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल है, E2 जो है दूसरे लाइन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल है। E1 से I1 करंट निकल रहा है, E2 से I2 निकल रहा है और दोनों मिलकर जा रहे हैं I1 प्लस I2 बन के R3 करंट रेजिस्टेंस में। I1 का कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R1, I2 का कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R2 और I1 प्लस I2 का R3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको 2 क्लोज लूप मिले हुए हैं ABCDA और CDEFC। उस रिस्पेक्ट में जब हम इन क्लोज लूप ABCDA लेते हैं तो हमारा
E1 और E2 दोनों सेल यूज़ हो रहे हैं। याद रखिएगा यहाँ पर E1 माइनस E2 लिखा है, तो क्वेश्चन ये आएगा कि E1 पॉजिटिव है बट E2 नेगेटिव क्यों है। सो E1 जो पॉजिटिव है वो हमारा इस लूप का मेन सेल है, जबकि E2 जो है वो एक कॉरेस्पॉन्डिंग सेल है जो इस लूप और इस लूप दोनों लूप में वर्क कर रहा है। इसलिए E2 के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसी से I2 भी माइनस हो जाता है। ठीक है, तो E1 माइनस E2 करेंगे तो I1 R1 माइनस I2 R2, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस हैं, करंट हैं। इसको इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं। अब दूसरे में आ जाते हैं। दूसरे में अब E2 हमारा मेन सेल हो गया, सो इसलिए केवल E2 ले लेंगे जो कि पॉजिटिव है, और I2 और I1 प्लस I2, बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन सेम है इसीलिए हम लोग इस I2 को भी पॉजिटिव लिए हैं और I1 प्लस I2 को भी पॉजिटिव लिए हैं। तो I2 का कॉरस्पॉन्डिंग R2, I1 प्लस I2 का कॉरस्पॉन्डिंग R3। अब इक्वेशन 1 और 2 मिल गया। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग 10th में हम लोग एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे, उस एलिमिनेशन मेथड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें तो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी। और ये देखो, ये मैंने आप लोग के लिए एक एग्जांपल तैयार करके रखा है। इसमें मैंने एक सिंपल सा जो जितने E1 E2 हैं सबकी वैल्यू को न्यूमेरिक बना दिया है। न्यूमेरिक बनाने के बाद उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ABCD के रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन मिलता है I1 माइनस 3I2 3/2 जो भी वैल्यू मिला हुआ है। सेकेंड वाले में फिर हम लोग को मिलता है 4I1 प्लस 10I2 3। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसे मैंने अलग से सॉल्व करके रखा हुआ है और डायरेक्ट मैंने आंसर निकाला है। आप लोग ईजिली उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। जिसमें हम लोग I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो I1 की वैल्यू 21/11 ओम्स और I2 की वैल्यू माइनस 3/12 22 ओम्स। ये बहुत सिंपल है क्लास, आप लोग आराम से इसको धीरे धीरे देखिएगा, धीरे धीरे समझिएगा और आराम से अपने नोट्स बनाइएगा। तब तक के लिए आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसे अपना नोट्स में तैयार कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू। मैं नया फिर से और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।